Without any unnecessary delay, I would like to invite our guest speaker for today's seminar. Please welcome Honorable Advocate Zain Qureshi Sahab to come on the stage and proceed the seminar. I think यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा यंगस्टर्स को देख के। दूसरा मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि जो एक आप सबके अंदर रुझान पाया जाता है साइबर को जानने का, और उस हवाले से जो एक मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए एक ना सिर्फ एक जरिया बन सकता हूँ आपको साइबर लॉज बताने का, दूसरा ये है कि साइबर क्राइम क्या है वो जानना कितना जरूरी है इस एज में, इस उम्र में। ये आज का जो लेक्चर है ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा और आप उसको सुनेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि जहां पर आपको कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं उस इश्यू को, उस बात को समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत टेक्निकल है तो बातें भी थोड़ी टेक्निकल होगी। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं लेक्चर हमेशा आसान अल्फाज में देता हूं ताकि सबको समझ आए। मेरी जो जितनी भी आज से पहले लेक्चर्स हुए हैं उनमें जो खासियत है वो यही रही कि मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लेक्चर है वो सबकी समझ में आए। बात का आगाज करेंगे, टाइम ज्यादा जाया नहीं करेंगे। साइबर लॉस की तरफ जाने से पहले समझना होगा साइबर क्राइम को, और साइबर क्राइम को समझने के लिए समझना होगा इंटरनेट को। 2009 और 2010 के बाद आप सब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का एक बहुत ज्यादा, इंटरनेट यूजर्स के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। फेसबुक के यूजर्स बढ़े, बहुत सारे जो यूजर्स थे डिफरेंट और एप्लीकेशंस जो थी उनके यूजर्स बढ़े। फिर इसके साथ साथ आपने देखा जब किसी चीज का इजाफा होता है तो उसके साथ साथ क्राइम का भी इजाफा होता है। तो साइबर क्राइम की जब मैं बात करूंगा तो क्राइम को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 सोशल मीडिया क्राइम, नंबर 2 फाइनेंशियल क्राइम्स, नंबर 3 ईमेल रिलेटेड क्राइम्स। मेरा आज का लेक्चर फोकस मेरा जिस पे रहेगा वो सिर्फ 2 क्राइम्स के ऊपर रहेगा, और अगर मैं वो 2 क्राइम्स यहां पर अच्छे तरीके से आपको समझा के चला जाता हूं तो मैं समझता हूं मेरा आज का यहां आने का जो मकसद है वो मैं अचीव कर गया। पहला है सोशल मीडिया, सेकंड है फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इनसे इंपैक्ट होती है। इन 2 चीजों का बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आगाज हम करेंगे सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम से। जब मैं सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात करूंगा तो जो सबसे पहला लॉ और जो सबसे पहला सेक्शन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको लॉ का बताऊंगा, उसके बाद मैं आप सेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। द लॉ इज द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसके तहत आज केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, द जुरिसडिक्शन ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट ऑफ साइबर क्राइम इज FIA साइबर क्राइम सर्कल। मैंने आपको बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें शुरू में ही बता दी कि लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, कंप्लेंट कहां फाइल करनी है? FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर। अब आ जाते हैं पहले उस सेक्शन के ऊपर जो मैं सोशल मीडिया क्राइम्स की कैटेगरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं क्रिएटिंग अ फेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया इज अ क्राइम? कितने लोग ऐसे हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 50% लोग समझते हैं, 50% समझते हैं कि क्राइम नहीं है। चले, आज आपके लिए मैं बता देता हूं कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज अ क्राइम, क्रिएटिंग अ फेक profile, fake account on social media is a crime. The punishment is 3 years. किसी की तस्वीर ली, किसी का नाम लिया और एक अकाउंट तैयार कर लिया, that is a crime. ये बात क्लियर होगी? Now, going further, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं writing of false information on social media without having any evidence to harm the reputation of any person is a crime? कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं that is a crime? Yes, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सेक्शन 20 ये कहता है
कि अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लगाई जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, विदाउट हैविंग एनी एविडेंस आपने वो इंफॉर्मेशन लगा दी, दैट इज अ क्राइम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए बतौर वकील जिसमें लोगों ने कहा कि हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन एक ग्रुप के अंदर आई, एक ग्रुप में शेयर हुई, हमने उठाई, हमने लगा के अपनी वॉल पोस्ट पे लगा दी। एक शख्स ने कहा कि मेरे पास आई, मैंने अपने स्टेटस पे लगा दी। आपके पास आने वाली इंफॉर्मेशन अगर अनवेरिफाइड है, उसके आपके पास कोई एविडेंस उसका मौजूद नहीं है और आप वो शेयर कर देते हैं, कल को कोई विक्टिम उठ के आ जाता है जो ये कहता है कि इस इंफॉर्मेशन से मेरी रेपुटेशन हार्म हुई है या मेरी इज्जत खराब की गई है, मुझे डिफेम किया गया है, तो जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एंड दैट इज सेक्शन 20, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। लिख लें, ठीक हो गया। इसी तरह मैं अब जिस सेक्शन की तरफ जाने वाला हूं वो भी सेक्शन रिलेटेड, सेक्शन 20 की एक एक्सेप्शन मैं बता देता हूं जो मैंने पहले बताया आपको 21 की तरफ जाने से पहले। 20 की एक्सेप्शन ये है कि अगर वो इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं थी, वो ट्रू थी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी आपके पास उसका एविडेंस मौजूद था, then that is not section 20 because that was not false information. The word false has been written in it. और साथ ये भी लिखा गया कि वो इंफॉर्मेशन आपने या ट्रांसमिट की, पब्लिकली एग्जिबिट की या डिस्प्ले की। इसका मीनिंग ये है कि आपने इसको वायरल करने की कोशिश की। अब वायरल करना आप पूछेंगे क्या होता है, आप कोई चीज अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे लगा दें तो इसका मतलब यह है कि उसको पूरी पब्लिक देख सकती है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उसको शेयर करना स्टार्ट कर दें, इसका मतलब है पब्लिक देख सकती है, आप उसको शेयर कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। Now coming to one of the most important section, that is section 21. इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि आज का जो नौजवान है उसको इस सेक्शन का बताना बहुत जरूरी हो चुका है। इस सेक्शन को मैं आसान लफ्जों में बताऊंगा कि नाजेबा तस्वीरों का शेयर करना, बनाना और फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना इज अ क्राइम। पनिशमेंट इज 5 years। और ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी आपको बेल मुल्जमान को हायर स्पीयर कोर्ट से भी नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, आप लोगों को इश्यू तो नहीं आ रहा क्योंकि आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम। मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ बता दूं, इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है। जहां आपको इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे रोक भी सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि नाजेबा तस्वीरों का बनाना, उनको ट्रांसमिट करना, पब्लिकली एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना इज अ क्राइम। पनिशमेंट इज 5 years। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप या तो तस्वीरें मंगवा लेते हैं या अपनी तस्वीरें भेज देते हैं, चाहे वो ख्वातीन है चाहे वो लड़के हैं। होता क्या है, उसके बाद हमेशा ब्लैकमेलिंग होती है। और वो ब्लैकमेलिंग क्या होती है, या तो पैसे मांगे जाते हैं या अपनी नाजायज जो मुतालबात होते हैं उनको पूरा करवाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जाता है। बाज़ का क्या होता है, किसी के आगे शादी हो चुकी होती है, शादी करवा दी जाती है। बाज़ का क्या होता है, शादी खत्म करवा दी जाती है। बाज़ का क्या होता है, फैमिलीज के अंदर डिफेम कर दिया जाता है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। नंबर वन रिकमेंडेशन, नंबर 1 सजेशन, नंबर 1 advice for you, never make such pictures, never ever trust anybody। ऐसी तस्वीर मत तैयार करें, मत किसी से मंगवाएं। इसको लिख लें अपने पास, कभी ऐसा मवाद जो ऑब्जेक्शनेबल है उसको तैयार मत करें, मत मंगवाएं इसको किसी से। और इस मोबाइल फोन के ऊपर इत्मीनान मत कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके मोबाइल फोन में जाने वाला जो डाटा है वो सेफ है, वो सिक्योर है और आपने डिलीट कर दिया, वो कोई रिट्रीव नहीं कर सकता, ये आपकी गलतफहमी है। मोबाइल फोन का डाटा रिट्रीव हो सकता है इवन इफ यू हैव डिलीटेड इट। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे मैंने जहां पर लोगों ने किसी को तस्वीर भेजी नहीं पर मोबाइल फोन चोरी हो गया। तस्वीर नहीं भेजी पर मोबाइल फोन किसी शख्स के हाथ चला गया, उसने डाटा को रिट्रीव कर लिया। आप और मैं जो फोन यूज करें, क्या हमारा इसका बैकअप नहीं हो रहा? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि आपके फोन का
डाटा जो है वो उसका बैकअप भी हो रहा है साथ साथ। तो जब हम टेक्नोलॉजी को खुद जानते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी को खुद समझते हैं, तो फिर हम ऐसी गलतियां क्यों करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। सेक्शन 21 नाजेबा तस्वीरें, ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें बनाना, भेजना, ब्लैकमेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए इस्तेमाल करना, इज अ क्राइम। ठीक है। इसी तरह किसी का चेहरा और बॉडी किसी की सुपर इम्पोज कर दिया आपने, चेहरा किसी की कोई किसी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के साथ, यानी कि आपने चेहरा किसी का लिया, उसको आपने किसी नाजेबा चीज, आपने उसकी तस्वीर को नाजेबा बना दिया, आपने एडिटिंग की किसी को डिफेम करने के लिए। मैं आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं कि आपने किसी को बदनाम करने के लिए उसका चेहरा सुपर इम्पोज कर दिया, तो भाई ये भी क्राइम है। जो लोग बड़े शौक से आजकल एडिटिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मीम्स बना रहे होते हैं और सोचे समझे बगैर अपने कुछ चंद एक हजार लाइक्स के लिए उन मीम्स को चला रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होते हैं, भाई दैट इज अ क्राइम। इफ एनी विक्टिम स्टैंड्स अगेंस्ट यू एंड ही फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस तरह के केसेस के अंदर बचना बहुत मुश्किल होता है। यहां तक तो मैं आ गया। अब आधे सवाल को एड्रेस करने लगा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिनमें जो सवाल चल रहे हैं मुझे नजर आ रहे हैं वो क्या है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई पकड़े कैसे जाएंगे। मुझे पता था, मैं ये पढ़ा के आना उस तरफ जाता था, मुझे पता था पहले मैं बता लूं। अक्सर लोग ये कहते हैं सर आप डराते बहुत हैं, तो मैंने कहा पहले मैं बता लूं, उसके बाद मैं आऊंगा उस तरीके की तरफ पकड़ा कैसे जाता है। यंगस्टर्स मेरी एक बात याद रखिएगा, हर साइबर क्रिमिनल की एक ही अप्रोच होती है, वो ये होती है कि वो अनोनिमस रहना चाहता है। वो कभी भी अपनी तस्वीर से, अपनी आइडेंटिटी से जुर्म नहीं करता। ये कोई आम क्राइम थोड़ी है, कोई चोरी थोड़ी है कि जिसका कोई क्राइम सीन है कि पुलिस आएगी, मौके से वेपन रिकवर करेगी, फिंगरप्रिंट्स होंगे, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। ये साइबर क्राइम है। देयर इज नो क्राइम सीन। इन द एब्सेंस ऑफ क्राइम सीन तो एविडेंस क्या होगा, कैसे पकड़ा जाएगा मुजरिम, आप बताएं। वेल डन, एक्सीलेंट। जो भी शख्स दरखास्त देने जाएगा वो उस एप्लीकेशन में उस आईडी का नाम नहीं लिखेगा, वो उसका यूआरएल मेंशन करेगा। दैट वुड बी http://.com/ जो भी समथिंग जो यूआरएल जो भी इसका होगा, जैसे http://www.facebook.com/ समथिंग आगे जो भी आपके पास मौजूद है, मौके के ऊपर यूआरएल आपके पास आ गया, आपने इसको कॉपी किया, उसको एप्लीकेशन में पेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टिगेटिंग इदारा उस यूआरएल का रिकॉर्ड मंगवाएगा कहां से, फेसबुक की कंपनी से, कि जो भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन इस्तेमाल की तमाम फॉरेन कंपनीज हैं, वहां से उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा कि ये जो आईडी है, इस आईडी को किस आईपी एड्रेस के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। और जब आईपी एड्रेस आएगा, जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है वो ये बताएगा कि ये आईपी एड्रेस किसको अलॉट किया गया था। तो जब सर्विस प्रोवाइडर बताएगा कि ये आईपी एड्रेस जो है ये इनके नाम पे था, ये इनके नाम पे था, ये इनका एड्रेस ये है, इनका नाम ये है, तो एट द एंड ऑफ द डे अक्यूज्ड विल बी अरेस्टेड। साइबर क्रिमिनल सोचता यही है। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक बंदा था, वो हैरान हो गया, वो कहता है मैं पकड़ा कैसे गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता था कि ये जो साइबर क्रिमिनल होता है ये तो आईपी एड्रेस से पकड़ा जाता है। अगर किसी की तस्वीर लगी है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्रिमिनल है। तो याद रखिएगा, जो लोग ये समझते हैं कि फेक आईडी बनाकर किसी को डिफेम कर लिया जाए तो बड़ा आसान काम है, भाई ये तजर्बा मत कीजिएगा, पकड़े जाएंगे। अब यहां बैठे कई लोगों के दिल में चल रहा होगा सर वीपीएन, सर दूसरी चीजें, सर ये चीज, सर वो चीज, सर ये कर लें, टेक्निक ये लगा लें, टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर लें।
भाई एक लफ्ज में उसका जवाब देने वाला हूं, तो बार बार ये सवाल रिपीट मत कीजिएगा। एक लाइन में इसका जवाब है और वो ये है कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल मेरे आपके हर एक सवाल का जवाब है, इसमें छुपा हुआ है। तो जिन जिन को गलत फहमी है वो आज ही से दूर कर लें। अब आगे चलते हैं सेक्शन 24 की तरफ, साइबर स्टॉकिंग। मैंने अब तक आपको 3 सेक्शंस पढ़ाए। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, offense against dignity of a natural person section 20, offense against modesty of a natural person section 21. Now I am coming to another very important section, that is cyber stalking section 24. Cyber stalking होती क्या है? Despite clear indication of disinterest, if somebody follows someone is cyber stalking. To intimidate, to harass someone. अब आप कहेंगे यार डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट को जरा थोड़ा एलैबोरेट ही कर दें आसान लफ्जों में, और मैं बताता कि आसान लफ्जों में, चलिए आसान लफ्जों में कर लेते हैं। आपने किसी को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, रिजेक्ट, फिर भेजी, रिजेक्ट, तीसरी दफा भेजी, रिजेक्ट। डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, यू आर सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। पनिशमेंट कितनी है? 3 साल। If you have shared the picture and a video of a person without his consent, cyber stalking। आप लोग कहेंगे भाई वो तो मेरा दोस्त था, भाई आज दोस्त है कल दुश्मन हो जाए, cyber stalking। That what the law says। हमने तो ये केसेस देखे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेलिब्रिटीज की तस्वीरें लगा लेते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ये लगाना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो सेलिब्रिटी आ जाए वो कहे या मैम आपने मेरी क्यों प्रोफाइल तैयार की हुई है, आप कहेंगे भाई मैंने इसलिए तैयार की क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अगर उसकी कंसेंट शामिल नहीं तो आप उसकी तस्वीर भी नहीं लगा सकते। साइबर स्टॉकिंग। अब आने लगे एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, और वो है अनऑथराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड्स, सेक्शन 17। मेरा एक आर्टिकल है, वो आप लोगों ने आज गूगल पे जाके सर्च करना, उसको पढ़ना है। मैं उसका गलत नाम नहीं मेरे दिल में एग्जैक्ट आ रहा आर्टिकल का, वो मैंने इस चीज पे लिखा था, मैंने ये कहा था, फिर मेरे कुछ दोस्तों ने उसमें खैर मुझसे बहुत ज्यादा, और मैं पसंद करता हूं जब भी मुझसे कोई डिस्कशन करता है कुछ चीज समझने के लिए, पूछने की, मैं इस चीज को भी पसंद करता हूं। अनऑथराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड के हवाले से मैंने एक आर्टिकल लिखा, आप वो गूगल पे पढ़ भी सकते हैं सर्च करने के बाद, जिसमें मैंने ये कहा कि साइबर क्राइम करने के लिए एक अनऑथराइज्ड इल्लीगल सिम का होना बहुत जरूरी होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? आपके जब अकाउंट हैक होते हैं फेसबुक पे, तो आपको कहा जाता है कि फलां अकाउंट के अंदर पैसे जमा करा दें, फलां अकाउंट के अंदर जैज कैश करा दें। सिम कार्ड कहां का इस्तेमाल होगा? कोई शख्स अपना सिम कार्ड अपने अकाउंट में मंगवा सकता है पैसे? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर्स चाहिए, सिम चाहिए, आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए सिम चाहिए, एक मोबाइल नंबर देना होता है। तो क्या सिम कार्ड के बगैर व्हाट्सएप बन सकता है? व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बन सकता। तो व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए अगर सिम की इस्तेमाल जरूरत है, अगर किसी को पैसे मंगवाने के लिए सिम की जरूरत है, अगर किसी को फेक कॉल करके मैनेजर बन के बैंक का उससे उसकी डाटा सारी कलेक्ट करके उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए सिम की जरूरत है, तो भाई अनऑथराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड
कि थ्रू साइबर क्राइम करना इंतहाई आसान है। अब इसी बात को मैं लेकर जाऊंगा, सिम वाली बात को लेकर जाने लगा हूं मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड 3-4 तरीकों से होता है। पहला, आपको फोन आ गया, आपकी लॉटरी निकल आई, वादा का नाम बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, पासवर्ड बताएं, बैंक अकाउंट नंबर बताएं, अभी बताएं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। वो अगला सोचता भी सब कुछ शेयर कर देता। मेरे पास उनके केस है जिसमें मैंने बंदे से पूछा कि यार तुमने ये डिटेल शेयर की तो तुम्हारी लॉटरी निकली थी, तुमने कभी लॉटरी में अप्लाई भी किया था? कहता नहीं। तो भाई जब अप्लाई नहीं किया तो निकली कैसे थी? लॉटरी तो निकली कोई नहीं, अपने अकाउंट में जो पैसे थे वो सारे निकल गए। तो सबसे पहले 2 चीजों से फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट होता है। पहली चीज खौफ, आपको डराया जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन अभी दे दें नहीं तो ये हो जाएगा। दूसरा लालच, इंफॉर्मेशन शेयर करें पैसे डबल हो जाएंगे। लालच में लोग ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, पासवर्ड देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, वादा का नाम बताते हैं, सीएनसी बताते हैं, जो मांगोगे वो उसी टाइम दे देगा। तो सिम कार्ड को मैं रिलेट इसके साथ इसलिए करने लगा हूं क्योंकि वो जो नंबर आ रहा होता है वो उस शख्स के नाम पे नहीं होता, वो आपके मेरे और बहुत सारे मासूम लोग जिनको नहीं पता कि उनका सीएनएसी, उनका थंब इंप्रेशन कहां मिसयूज हो गया है। तो आज ही जाके ये पहले चेक करवा लें कि आपके नाम पे सिम्स कितनी निकली हुई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आईपी एड्रेस जब आएगा तो मुल्ज़म आईपी एड्रेस का होगा। एक बात और, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं, अपने हमसायों को अपना वाईफाई दे देते हैं, अपना वाईफाई ओपन रखते हैं। क्राइम अगर आपका नेबर करेगा, वाईफाई आपका है, मुल्ज़िम आप हैं, आईपी एड्रेस आपका इस्तेमाल हुआ है, हमसाये या आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर गया, सिम आपकी थी, इस्तेमाल कोई और कर गया, you are the culprit at the end of the day. So be responsible. Be responsible. आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पासवर्ड्स होने चाहिए उसके ऊपर, वो किसी से मत शेयर करें। हम तो अपना इंटर ऑफिस का किसी के साथ वाईफाई शेयर नहीं करते, कोई क्लाइंट जितना मर्जी मांग ले, हम तो नहीं शेयर करते, नॉट एट ऑल। घर का तो वैसे प्रोटेक्टेड होता है ना जो वाईफाई होता है। ऑफिस में तो लोग अक्सर आते हैं तो लोग कहते हैं कि जरा काइंडली दीजिएगा वाईफाई का अपना पासवर्ड शेयर कीजिएगा, नॉट एट ऑल। तो पहली बात याद रखिएगा, आज में ये सजेशंस भी साथ साथ चल रही हैं, रिकमेंडेशंस भी चल रही हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी चल रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप वाईफाई को प्रोटेक्ट करें, अपना सिम कार्ड कभी किसी को ना दें और किसी का सिम कार्ड अपने फोन में मत डालिएगा, नॉट एट ऑल। मैं आज यहां खड़ा हूं, ये बात साबित करने के लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ज़ैन अली कुरैशी आज यहां खड़ा है और भाई मेरी सिम मेरी लोकेशन बता रही ऑन है, मुझे बताने की क्या जरूरत है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइम्स और साइबर क्राइम करने के लिए अनऑथराइज्ड इलीगल सिम्स का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सिम आपके नाम पे गैर कानूनी तरीके से चल तो नहीं रही, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे तो नहीं चल रही। इसको आप चेक कर सकते हैं, अपने लोकल फ्रेंचाइज से चेक कर लें। तीसरी अहम बात, पहली बात है कि आपको एक कॉल आ जाती है, दूसरी बात मैं बताने लगा, एक और काम हो जाता है, वो ये काम होता है कि जी हम आपके ब्रांच के मैनेजर बात कर रहे हैं, फौरी तौर पर अपना आईडी दें, फौरी तौर पर अपना पासवर्ड दें, फौरी तौर पर अपना आईडी प्रोवाइड करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करें, वादा का नाम बताएं, वरना आपका अकाउंट शाम तक बंद हो जाएगा। यार अगर वो आपका ब्रांच का मैनेजर है तो उसको आपसे डिटेल लेने की क्या जरूरत है, और दुनिया प्रोवाइड करते हैं आपके बैंक से पैसे चले जाते हैं।
सबसे अहम तरीन बात ये मैं जो बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम से बचने का एक ही तरीका है, वो है साइबर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? कोई लिंक आ गया मत ओपन करें, कोई लालच दे रहा है मत उसके लालच में आए, अननोन लोगों को अपनी प्रोफाइल में मत ऐड करें, अच्छा अपनी तस्वीरों को पब्लिक मत करें। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं, बाद में लोग एक सेशन में मैंने ये कहा तो शाम को मुझे इनबॉक्स आया हुआ था कि आप हमें आज कह के गए कि पब्लिक मत करें, आपकी तो अपनी सारी तस्वीरें पब्लिक हैं। अब मेरा जो एक अवेयरनेस के हवाले से है कि देखें कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी फीचर ना हो। मैं यहां खड़ा हूं, अगर कोई बंदा मेरा आईडी खोलना भी चाहे तो पहले मुझे मेरे फोन के ऊपर मैसेज रिसीव होगा। आप समझ रहे मेरी बात? इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके पास ये सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, 6 डिजिट पिन है। फिर क्या होता है, व्हाट्सएप का कोड चला गया, अब एक दोस्त मांग रहा है गलती से कोड रिसीव हो गया, यार प्लीज जरा मेरा कोड तो भेजना। आप कोड सेंड करते हैं, व्हाट्सएप हैक हो जाता है। सर जानने की कोशिश तो करें, एक दोस्त आपका अच्छा खासा ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा है, वो आपको फेसबुक पर कह रहा है मुझे 50,000 सेंड करना, तो थोड़ा सा सोचते रहे, 1 मिनट के लिए इसको कॉल ही कर ले कि भाई तुम्हें वाकई में ही चाहिए पैसे, फिर पैसे भेज देते हैं, फिर आज तक कभी वापस नहीं आए। अच्छा वो दोस्त भी बेचारा मुश्किल में पड़ जाता है, भाई मैंने कहा ही नहीं, मैंने मांगे ही नहीं। तो बात सिंपल बताने की इतनी है कि अवेयरनेस जो है वो ये बातें बड़ी कॉमन है, लॉ वाली बातें अलबत्ता कॉमन नहीं होंगी। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं इनके हवाले से जो सेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, लेकिन जो मेन सोशल मीडिया क्राइम्स के हवाले से मैंने बातें यहां पर की वो मैंने इसलिए की क्योंकि आप लोगों को ज्यादातर जो मसाइल का सामना है वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स का है। और अब मैं मौका दूंगा आपके सवालात को क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा अहम है। जी जी प्लीज। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। आगे आ जाए नहीं मुझे आ रही है। मिनिमम कितना फ्रॉड है तो फिर आप आगे केस कर सकते हो उसके खिलाफ। सर देखिए बात ये फ्रॉड होता है, जब आप एक फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं तो आप बाकी सोसाइटी को उससे बचाते हैं। जिसने आपके साथ फ्रॉड किया हो सकता है 10,000 का किया, वो हो सकता है 50 और लोगों के साथ कर दिया तो 50,000 रुपए तो वो कमा गया। हो सकता है आप टाइमली रिपोर्ट कर दें तो बाकी लोग बच जाए। सोसाइटी की जिम्मेदारी तो यही है। मुलजिम को पकड़वाना क्यों होता है, एफआईआर क्यों होती है, मुलजिम क्यों अंदर जाए, उसको जेल क्यों हो? सर पनिशमेंट डेटरेंस क्रिएट करती है, पनिशमेंट सोसाइटी को बचाती है। अगर एक जुर्म की सजा ही ना हो तो पूरी सोसाइटी में आप देखें पूरी सोसाइटी एंटीसिपेंट हो जाएगी, वो कहेंगे मसला ही कोई नहीं। जी जी सर, एक सवाल ये सर कि before you said that unauthorized use of someone else's identity is a cyber crime, right? तो सर अगर for example what if the identity is not an identity at all, it's a made up identity, फिर क्या होता है? what If some for example आपने बोला किसी ने Facebook अकाउंट बनाया और वो किसी और के नाम पे है, जी अगर for example that identity never existed, उसने identity exist ही नहीं करता, कोई fake नाम है, वैसे कोई नाम है, फिर क्या होता है? The point is this कि आइडेंटिटी की जब मैंने बात की तो मैंने ये कहा कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देयर विल बी अ विक्टिम हु विल स्टैंड एंड से कि भाई ये मैं हूं, he is using my profile and he is writing all this stuff, he is posting all these things that I have never written. So in this case he becomes a victim and the case and you become an accused in that case. So another question please. जी जी सर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई और मिनिस्टर हो गए, तो उनकी तो डब वीडियोस आती हैं या पिक्चर्स आती हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं? सर देखिए बात ये है कि एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया का मतलब समझें। सोशल मीडिया का मतलब है सोशल इंटरेक्शन। आप अपने दोस्त अहबाब ऐड करें, आप अपने पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुक करें, आप अपनी तस्वीर ऐड लगाना चाहते हैं अपनी तस्वीर लगाएं, लेकिन वहां पर किसी का मजाक मत उड़ाएं,
किसी की जात के ऊपर जाके कमेंट्स मत करें, किसी को नेगेटिविटी को फैलाने में मददगार मत बने। यही पीका लॉ जो मैंने आपके आगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रैकेट एक्ट का जिक्र किया, इसमें क्योंकि स्कोप आपने आज सुन ही दिया होगा कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कोशिश करें कि केयरफुल रहें, बिल्कुल केयरफुल रहें। आप लोग, आपका पढ़ाई से ताल्लुक है, आप सोशल मीडिया का अगर आज अच्छा इस्तेमाल करें, मुझे आप ये बताएं, मैं ऐसे कई ऐसे ब्लॉगर्स को, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं, दोस्त हु आर अर्निंग इन मिलियंस, जो लाखों रुपया कमा रहे हैं भाई, कैसे? अच्छे कंटेंट से, पॉजिटिव कंटेंट से, लोगों को पॉजिटिव मैसेज देकर। आपको इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं आइडिया, रातों रात फेम है। यस, रातों रात फेम भी है और रातों रात आपने इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जी सर, जी जी सर, क्या सिर्फ अवेयर ना होना है क्राइम? और यस, इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉ। अगर एक शख्स है वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, सर ये इट कैन नॉट बी यूज एज एन एक्सक्यूज। इट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मुझे पता नहीं था। एक चीज है वो आपकी विजडम को अपील ही नहीं कर रही, किसी की गलत तस्वीर लगा देना और एक शख्स ये कहे कि नहीं मैंने तो मजाक में किया। किसी चीज को आप एज एन एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। इस बात के ऊपर कि मुझे क्योंकि पता नहीं था ये मुझसे हो गया है तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। मेरे सामने तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया साइबर के अंदर बीइंग अ लॉयर। जी सर, ये क्राइबर का जो क्राइम होता है सर, इसका कौन से कोर्ट में सर आप जाके मसला कहाँ से स्टार्ट होगा सर? देखिए बात यह है कि ऑनलाइन में सर जब आप एक जगह से सर सेलिंग करते हो सर, तो वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है या? बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जो साइबर के केसेस होते हैं उनकी स्पेशल कोर्ट्स हैं। पीका कोर्ट्स जो हैं वो अलग मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अलग एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। और इसी तरह जो है उन्हीं के जो सेपरेट जो कोर्ट्स हैं उन्हीं के इधर अलग जो कोर्ट्स बनाई गई हैं, ये जो पीका कोर्ट्स हैं उन्हीं में इनके ट्रायल चलते हैं। तो जहां तक बात की जाए साइबर की, साइबर के हवाले से मैं बताता चलूं कि जहां जहां रिस्पेक्टिव एरियाज में जैसे गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, जहां जहां पर साइबर क्राइम के स्टेशंस मौजूद हैं FIA के, वहां पे स्पेशल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। जी सर, वाईफाई हैक करना बहुत बड़ा मसला नहीं है सर। हम घर के अंदर वाईफाई सर, हाँ जी, आउटसाइड से वाईफाई हैक कर रहे हैं, हम घर के अंदर है, वो क्राइम कर चुके हैं, तो हमारा इसमें क्या है? ठीक हो गया। ये आपने जो बात की कि हैक हो गया, देखिए मैंने आपको एक बात बड़ी शुरू में बताई कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। अगर किसी शख्स ने ऐसा कुछ किया भी होगा तो एट द टाइम ऑफ जब इंक्वायरी होगी तो वो ऑब्वियसली वो चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको मजीद आगे की एक बात बताता हूं। जरूरी नहीं है कि IP एड्रेस के थ्रू ही कोई बंदा लोकेट हो। एक शख्स है वो कहता है कि मेरी तस्वीरें लीक करने में फलां शख्स का हाथ है। इन्वेस्टिगेटिंग इदारे जाते हैं, उस शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उसका मोबाइल फोन सबसे पहले डिजिटल मीडिया सीज किया जाता है। उसका मोबाइल फोन पकड़ते हैं, उसका WhatsApp खोलते हैं, उसमें वो चीजें मौजूद है। उसी वक्त टेक्निकल रिपोर्ट हो जाती है और कुछ अर्से बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। अब IP एड्रेस तो चलो आया सो आया, उसके साथ साथ जो उसका मोबाइल फोन था उसकी टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जो साबित हो गया कि इसी मोबाइल से ये तमाम एक्टिविटी की गई थी। तो वो जो आपका सवाल था वो तो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। आजकल स्कैन का सिस्टम भी है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब फोरेंसिक्स होगी, जब टेक्निकल रिपोर्ट्स तैयार होगी, तो जो एविडेंस होगा, डिजिटल एविडेंस होगा, वो सारा ट्रेस हो जाएगा।
इवन ये भी पता चल जाता होता है कि एक्चुअल न्यूज चली कहां से, कहां से चलाई गई और कहां पर भेजी गई। वो तो फिर चेन ऑफ कस्टडी है ना, वो टॉपिक की तरफ अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है। वो कभी अगर मौका मिला तो वैसे तो मेरा लेक्चर एक मौजूद है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो लेकिन बड़ा डिटेल टॉपिक है जी। जी सर, मैंने पूछना ये था सर, अगर मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ किसी के साथ जी, बट बंदा जो है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान रहता है सर, हमारे अपने साइबर लॉज अप्लाई करेंगे और उस पर के अपने साइबर लॉज होंगे, मतलब किस तरह दिया जाएगा? सर देखिए बात ये है, सबसे पहले तो आप कंप्लेंट तो ऑब्वियसली अपने मुल्क के अंदर फाइल करेंगे, ठीक। जहां तक बात आती है कि अगर कोई शख्स दूसरे मुल्क के अंदर है, तो आप आज जिस दौर में बैठे हुए हैं, हमारे पास यहां पर टेक्नोलॉजी मौजूद है जहां पर हम ऑनलाइन बैठ के रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बाहर की लीगल सर्विसेज को भी हायर कर सकते हैं। हम यहां पर अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर करवा लेते हैं, हम कल को जाके उनके रेड वारंट्स भी इश्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर कोई शख्स बाहर के मुल्क बैठा हुआ है तो वो क्या इस चीज से एस्केप कर देगा, आई डोंट थिंक सो। कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी जी। सर ये जो फिल्म्स या गेम्स की पायरेटेड कॉपीज होती हैं, पायरेटेड साइट्स पे होती हैं, बिकॉज़ नेशंस के दरमियान आई गेस किसी किस्म का वो होता है कि हम आपके जो है राइट्स रिजर्व हैं। आपने ना मेरा एक कॉलम मजीद सर्च करना है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन कॉपीराइट्स लॉस। मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूं कि कॉपीराइट, ऑनलाइन कॉपीराइट लॉस बनाने बहुत जरूरी है। हमारे पास कॉपीराइट ऑर्डिनेंस तो मौजूद है, ऑनलाइन कॉपीराइट्स लॉस बनाने इसलिए जरूरी है कि जैसे उन्होंने बताया कि वीडियो गेम्स, सॉफ्टवेयर, ये वो काम है जिसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। होता क्या है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं। एक एम्प्लॉयर है, वो अपनी टीम बनाता है, उसकी टीम में सब लोग देखते हैं कि अच्छा यार ये चंद एक डिजाइन हैं जो ये अपने कस्टमर्स को दिखाता है और अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, और ये फलां लोगों से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करवाता है। तो वो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को अचानक छोड़ते हैं और जाके दूसरी शॉप में बैठ जाते हैं और उसी के कस्टमर्स को जाके तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी का डाटा जो उसने अपने एम्प्लॉयज को दिया होता है या उनसे तैयार करवाया होता है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं उसकी मर्जी के बगैर। अब एक शख्स जो 25 साल में वहां पे पहुंचा, उसका वही एम्प्लॉय 7 महीने या 8 महीने उसके पास लगा के अलग बैठ जाता है। कितना बड़ा, ये आपको ये बड़ी छोटी बात लग रही होगी, बट इट इज अ ह्यूज क्राइम भाई। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक शख्स का आपने डाटा ही सारा अपना लैपटॉप में उठा लिया। जैसे आप कंपनी छोड़ी, अपने साथ सारा आर्टवर्क ले गए, अब होगा क्या, वो डाटा तैयार करने के लिए उसको लगे 25 साल, बड़े बड़े क्लाइंट्स उसने बनाए और आपने वो 5 महीने में चोरी कर लिया। फिर जब आपने उन्हीं कस्टमर्स को या दूसरे कस्टमर्स को वो डाटा बेचना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई तो कानून हो जिससे आप ऑनलाइन कॉपीराइट्स को रेगुलेट कर सकें। नो डाउट कॉपीराइट ऑर्डिनेंस मौजूद है, कॉपीराइट का लॉ इस टाइम मौजूद है आपके पास, जो हमारे पास अदर दिन भी मौजूद है, कॉपीराइट्स के ऊपर जो कार्रवाई है वो हो रही है। पर ऑनलाइन जो साइबर स्पेस है उसको भी तो कवर अप किया जाए। तो उसके ऊपर आपको मेरा एक वो आर्टिकल है वो जरूर पढ़िएगा, इंटरनेट पे मौजूद है, जिसमें मैंने ऑनलाइन कॉपीराइट्स लॉ के हवाले से बात की थी। भाई इनको प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आने वाला दौर है उसमें लोगों ने अपनी तमाम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से उठा के वर्चुअली अपना बिजनेस करना है। अब सारा जो बिजनेस है वो तो सारा आपके सामने है, ऑनलाइन हो रही है सेल परचेज। तो अगर फर्ज करें वहां पर आपका नाम क्या है? अरसलान वहां पर अपने नाम का एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं और वो ब्रांड रातों रात फेमस हो जाता है।
1 साल बाद एक और शख्स उठता है, वो सिमिलर नाम का ब्रांड स्टार्ट कर देता है ऑन फेसबुक। इनकी सेल्स मुतासिर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। सो लॉज आर अवेलेबल बट दे नीड टू बी मेड मोर स्ट्रॉन्ग। क्यों? इस तरीके से जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है वो बच सकता है, क्योंकि आज जो यहां जितनी स्ट्रेंथ बैठी है इसमें से 50% स्ट्रेंथ ऐसी होगी जो आगे चलकर अपना ऑनलाइन बिजनेसेस करेगी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने इतना पेशेंसली मुझे सुना, और टाइम क्योंकि पूरा हो चुका है, बाकी के जो सवाल होंगे वो कभी दोबारा मौका मिला आने का तो उसमें हम जरूर एड्रेस करेंगे। टाइम की क्योंकि जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है, और मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये इज्जत दी, और स्पेशली जो हमारे सामने ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के इस टाइम हेड भी बैठे हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंतहाई आज की एक अच्छी ये जो थी एक सेशन था, और मेरे ख्याल के मुताबिक मैं जो अपना पर्पस अचीव करना चाहता था समहाउ वो मैं कहीं ना कहीं 90% अचीव कर चुका हूँ, कि जिसमें मेरा काम अवेयरनेस था वो समहाउ मैंने अचीव किया है। और इंशाल्लाह ताला कभी दोबारा मौका मिला तो साइबर की जो बाकी रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके हवाले से डिस्कशन होगी। बहुत शुक्रिया।